Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 9, India's freedom struggle, the first phase. बेटा इस वीडियो में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शन को परेशान किया। पीजेंट्स हो, किंग क्वींस हो, आर्मी पर्सनल हो, ज़मींदार हो, तौलकदार हो, सब ब्रिटिश रूल से एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए। एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस में से एक पॉलिटिकल एसोसिएशन जो 1885 में एओयू ने बनाया, जिसे हमने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कैसे सक्सेसफुल होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैसे डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, प्लान्स के थ्रू हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर को। भाई स्टोरी शुरू होती है अक्षर से। अक्षर की जो बड़ी बहन होती है वो उसे कांग्रेस पार्टी के रिगार्ड में बताती है, कहती है कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये हमारी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल। ठीक है, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। ये कब बनी थी? 1885 में, और ये बहुत एक्टिव रही ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही थी। अब अक्षर को इतनी सी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अक्षर बहुत कुछ ज़्यादा जानना चाहता था रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल। तो उसने और ज़्यादा जानने की कोशिश की। अक्षर wanted to know more about this piece of history. हिस्ट्री के इस पीस को वो और ज़्यादा जानना चाहता था, which also had implication in the present, और इसका जो implication है, प्रभाव है, वो आज प्रेजेंट पर भी है। तो ये सारी चीज़ें कौन जानना चाहता था? हमारा अक्षर। चलो, जो 19th सेंचुरी थी उसके सेकेंड हाफ में, लेटर हाफ में, हमारे इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग आई कि भाई हमें किसी ना किसी एक राजनीतिक दल की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है जो हमारे व्यूज़ को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, 19th सेंचुरी कौन सा टाइम होता है बेटा? वो टाइम जो 1801 से स्टार्ट होके 1900 तक चलेगा। तो इसके लेटर हाफ की अगर हम बात करें, मतलब 60s 70s की, तो वहाँ पर हम इंडियंस के बीच में क्या आई? पॉलिटिकल अवेकनिंग। हम राजनीतिक रूप से जागरूक हुए। नेशनल कॉन्शियसनेस, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा राष्ट्रीय चेतना। हमारे अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस आई कि भाई ये नेशन हमारा है, इसको लीड करने का राइट हमारे पास होना चाहिए। ये ब्रिटिशर्स कौन है? ये बाहर से आए हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसी नेशनल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर लाने लग गई, और इसी की वजह से हमने नेशनल मूवमेंट किया। और नेशनल मूवमेंट का एजेंडा क्या था? हम क्या डिमांड कर रहे थे बेटा? कि भाई हमें फ्रीडम दे दी जाए, फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब हम ब्रिटिश रूल को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें आज़ाद कर दिया जाए। इस डिमांड के साथ हमने क्या स्टार्ट की? नेशनल मूवमेंट। ये जो नेशनल मूवमेंट थी ये इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स में तो हो रही थी, मतलब कभी गुजरात में होती तो कभी महाराष्ट्र में होती तो कभी और कहीं होती। मतलब जो गुजरात और बॉम्बे थे दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही पार्ट थे, पर कभी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गुजरात वाले रीजन में कुछ हो रहा है, कभी बॉम्बे में कुछ हो रहा है, कभी हमारे सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है, कभी यूपी में कुछ हो रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉकेट्स में तो कुछ हो ही रहा था, पर इसे मैग्नीट्यूड, इसे मोमेंटम कब मिलेगा? जब इस फ्रीडम स्ट्रगल को कौन लीड करने लग जाएगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होगी वो पैन इंडिया काम करेगी। ठीक है, छोटे छोटे पॉकेट्स में नहीं काम करेगी। छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करने से क्या होता था? जब यूपी में लड़ाई चल रही है, अंग्रेज सारी शक्तियाँ इकट्ठी करके यूपी के रिवोल्ट को सप्रेस कर देते। फिर अगर सेंट्रल प्रोविंस बोले मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है तो वो यहाँ पर सप्रेस कर देते। पर सोचो तब क्या हो जब पूरा इंडिया उठ खड़ा हो और लड़ने की कोशिश करे, तो फिर ब्रिटिशर्स इतनी सारी फोर्स कहाँ से लाएंगे? तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी बात का एडवांटेज मिलेगा हमें जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस मूवमेंट को लीड करेगी, तो मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि सारा कुछ कैसा होगा? पैन इंडिया, पूरे इंडिया में एक साथ में ये लोग प्रोग्राम करेंगे, मूवमेंट करेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये जो अंग्रेजी शासन था इसके खिलाफ हमें कहाँ कहाँ असंतोष था, डिसकंटेंटमेंट था। ठीक है,
ब्रिटिशर्स हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन को एक टाइम के बाद चुभने लगे थे, बुरे लगने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स चुन चुन के ऐसे काम करते थे बेटा जिससे इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन हो और इनकी होम कंट्री इंग्लैंड को फ़ायदा हो, है ना। तो हम सब इससे परेशान थे, सोसाइटी का हर सेक्शन कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट में था। ब्रिटिश रूल इम्पावरिज्ड इंडिया। इम्पावरिज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? गरीब, है ना। तो जो ब्रिटिश रूल था उसने हमारे भारत को क्या बना दिया बेटा? गरीब बना दिया। आई बात समझ में? ब्रिटिश रूल इम्पावरिज्ड इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को, इंडिया के रिसोर्सेज को इल ट्रीट करते थे। उन्हें कभी ऐसे नहीं लगा कि यार क्या होगा इंडियंस के आगे वाली जनरेशन को जब हम आज इंडिया के सारे फॉरेस्ट को कट कर दे रहे हैं, इतनी जो वाइल्ड लाइफ इंडिया में अवेलेबल है उसको हंट कर करके हम ख़त्म कर दे रहे हैं, इंडिया की होम इंडस्ट्रीज़ को हम ख़त्म कर दे रहे हैं। इंडिया की आने वाली जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी? ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते ही नहीं थे। वो इंडियंस को, इंडिया के रिसोर्सेज को, सबको इल ट्रीटमेंट देते थे। इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ वर नॉट कंटेंट विद द ब्रिटिशर्स। इंडियंस कोई भी हो, भले वो इंडियंस में कोई फैक्ट्री ओनर होगा, कोई मिल वर्कर होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई आर्मी में होगा, हर व्यक्ति ब्रिटिश से परेशान ही था। इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ मीन्स गोल्ड स्मिथ हो, सिल्वर स्मिथ हो, वीवर हो, मैन्युफैक्चरर हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल से कंटेंट तो नहीं था, संतोष नहीं रखता था, डिसकंटेंट था। अब हम पढ़ेंगे कि भाई हमारी सोसाइटी में हर व्यक्ति क्यों परेशान था ब्रिटिशर्स से। तो पहले हम पढ़ेंगे हमारे किसानों को, हमारे पीजेंट्स को, जिन्हें हैवी टैक्सेस को पे करना पड़ता था। हैवी टैक्सेस वर पेड बाय पीजेंट्स। किसान अपनी प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता था? उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। तो पीजेंट्स इसलिए परेशान थे। अच्छा देखो, जो जैसे अशोक की अगर हम बात करें या समुद्रगुप्त की हम बात करें, तो ये वो राजा हुआ करते थे जो बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसी को आप किए हुए थे कि अगर किसी साल क्रॉप फेलियर हो जाए तो उस साल का टैक्स ये राजा कलेक्ट नहीं करते थे। पर ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे। ब्रिटिशर्स का कोई लेना देना नहीं था। आपका क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है नहीं हुआ, आपको दिस मच अमाउंट तो पे करना है तो करना ही है। तो इसलिए हमारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। जितने भी आर्टिशंस थे वो अलग परेशानी में थे, क्योंकि उनके पूरे बिजनेस को, धंधे को चौपट किया था किसने? फॉरेन कंपटीशन ने। फॉरेन से बना हुआ जो प्रोड्यूस आता था वो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, तो उनका बिजनेस बिक गया। थर्ड, फैक्ट्री वर्कर्स वर हायर्ड फॉर लो वेजेस। फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, बहुत लो वेजेस में उन्हें काम करना पड़ता था। किसान परेशान थे, आर्टिशियंस परेशान थे क्योंकि वो फॉरेन गुड्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। फैक्ट्री वर्कर्स परेशान थे क्योंकि उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। इवन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी कभी एनकरेज नहीं किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, एग्रीकल्चर को तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत चलो उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज किया, पर इंडस्ट्री को तो पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो इंडिया को देखते थे एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो, रॉ मटेरियल हमें दो, पर आप हमारे फिनिश्ड गुड को ख़रीदो, अपनी इंडस्ट्री को पूरी तरह बंद कर दो। ये ब्रिटिशर्स का एम था। तो ऑल इन ऑल इस पॉइंट में आपको लिखना यही है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही एनकरेज नहीं किया ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल भले ही वो इंडिगो हो, जूट हो, कॉटन हो, सबको हमको किसको एक्सपोर्ट करना पड़ता था? यूरोप को। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें सिर्फ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल की तरह ही देखते थे। उनका मानना ये था एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोड्यूस करो, क्वालिटी गुड्स, और हमें दे दो। फिनिश गुड्स वर डम्प्ड इन इंडियन मार्केट। और वो गुड जो हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, ये मटेरियल था। ब्रिटिशर्स हर गुड को हमारे इंडियन मार्केट में डंप कर देते थे। हमसे रॉ मटेरियल लेते थे बिल्कुल लो प्राइजेस में, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते थे ब्रिटेन में, और फिर फिनिश गुड हमारे इंडियन मार्केट में डंप कर देते थे। ठीक है, जिससे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो हुआ करते थे, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, क्योंकि वो मशीन मेड गुड के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए। देन इवन एजुकेटेड इंडियंस कुड नॉट फाइंड डिसेंट जॉब्स। जो डिसेंट जॉब्स होती थी, जो हायर पोजीशंस होती थी, वो ऑलवेज
रिजर्व्ड होती थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो अगर आप एजुकेटेड भी थे ब्रिटिश रूल में तो आपको बहुत डिसेंट जॉब मिलने के चांसेस तो नहीं थे। जो ब्रिटिश आर्मी थी उससे मेंटेन किया जा रहा था किसके फंड्स के से इंडिया के फंड से। फंड्स किसके? इंडिया के। उससे मेंटेन कौन हो रही थी? ब्रिटिश आर्मी। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो वॉर्स में सर्व करते थे ब्रिटिशर्स को। इवन जहाँ जहाँ ब्रिटेन लड़ता था, अब ब्रिटेन फ्रांस से लड़ रहा हो, जापान से लड़ रहा हो या जर्मनी से लड़ रहा हो, हमारे इंडियन सोल्जर्स को लड़ने के लिए पहुँचा दिया जाता था। तो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को जगह तो मिली हुई थी पर ना ही तो उनको उतनी पे दी जाती थी, है ना। और हमारे सोल्जर्स को हर उस जगह लड़ाया जाता था जहाँ ब्रिटेन की लड़ाई थी, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। और ब्रिटिश आर्मी किसके खर्चे से मेंटेन की जा रही थी? इंडियन फंड से। नेक्स्ट, इंडियाज डिप्लीटिंग रिसोर्सेज लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। और इंडिया के रिसोर्स डिप्लीट हो रहे थे। डिप्लीट होने का मतलब होता है बेटा कम कम और कम होते जाना और एक दिन ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो डिप्लीशन होना मतलब किसी की क्वांटिटी में कमी आना। इंडिया के रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे थे और इसी वजह से इंडिया में आ रही थी पॉवर्टी, गरीबी। फ्रिक्वेंट फेमाइंस थी। ये जो फ्रिक्वेंट फेमाइंस थी उससे लोगों की स्थिति और दयनीय और ख़राब होती जा रही थी। फ्रिक्वेंट फेमाइंस exacerbated the misery of people। exacerbated का मतलब होता है बिगाड़ देना। exacerbated मतलब बिगाड़ देना। सो frequent famines exacerbated the misery of people। misery मतलब उनकी स्थिति को और दयनीय कर देना। exacerbate मतलब बिगाड़ देना। frequent famines, frequent मतलब जो जल्दी जल्दी भुखमरी, अकाल पड़ रहा था, लोग खाने की कमी से मर रहे थे। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें निम्न दर्जे का समझते थे, ठीक है। द ब्रिटिशर्स लुक डाउन अपॉन। तो ये जो फ्रेज है लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को कम करके आंकना, किसी को इन्फीरियर समझना, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना जितनी उसकी है। तो द ब्रिटिशर्स लुक्ड अपॉन इंडियंस, लुक्ड डाउन अपॉन इंडियंस, ये पूरा फ्रेज है ना। क्या मीनिंग होता है इसका बेटा? किसी को निम्न दर्जे का समझना या उसको वो वैल्यू ना देना जो वो डिजर्व करता है। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को रेशियली सुपीरियर समझते थे कि भाई हमारी रेस सुप्रीम है, हम ही सबसे महान है। सर्टेन हॉस्पिटल्स पार्क्स वर रिजर्व फॉर यूज़ ऑफ यूरोपियंस ओनली। हमारे इंडिया में आके हमारे इंडियन हॉस्पिटल को जो हमारे टैक्स के पैसे से मैनेज किए जा रहे थे, वो पार्क्स जो हमारे ही टैक्स के पैसे से मैनेज किए जा रहे थे, उनको रिजर्व कर दे कि भाई इनको सिर्फ यूरोपियंस यूज़ करेंगे। इंडियंस तो रेशियली इन्फीरियर हैं वो, और हम एक पार्क को या एक हॉस्पिटल को कैसे यूज़ कर सकते हैं? नो 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 नो। तो कुछ पार्क, कुछ हॉस्पिटल्स को इन्होंने क्या किया? रिजर्व किया यूरोपियंस के लिए। कंपार्टमेंट्स इन ट्रेन वर ऑल्सो सेग्रीगेटेड। आप लोगों ने वो गांधी जी वाला केस तो सुना ही होगा, मूवी में देखा होगा कि गांधी जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आ जाते हैं तो उन्हें कैसे नीचे उतार दिया जाता है। कहता है भैया ये तो रिजर्व्ड है, यहाँ पर सिर्फ वाइट्स बैठ सकते हैं। तो ऐसा सच में था। कंपार्टमेंट्स जो थे ट्रेन में उन्हें भी सेग्रीगेट किया गया था। कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थे और कुछ किसके थे? इंडियंस के लिए थे। बेटा अब हम पढ़ेंगे डिड यू नो सेक्शन को। तो डिड यू नो सेक्शन में नेशनलिज्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, ये बताया गया है कि भाई अगर आपके अंदर एक फीलिंग है कि हम सब एक हैं, भले ही हम किसी एक चीज़ से बाउंड हो, बहुत सारी चीज़ों में से, बहुत सारी चीज़ें क्या है, भले आपका रेस, जोग्राफिकल टेरिटरी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, इनमें से कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई इनमें से एक फैक्टर है जो हमें बाउंड करके रखता है, बांध देता है, भले हमारी लैंग्वेज सेम हो, भले हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी सेम हो। तो अगर आप इस एक चीज़ को लेकर के एक साथ आते हो तो कहेंगे कि भाई ये नेशनलिज्म है और यही एक नेशन को बनाता है, नेशन को जन्म देता है। जैसे मैं जर्मनी की बात करूं या इटली की बात करूं, ठीक है, तो जर्मनी बना है उन लोगों के द्वारा जो जर्मन स्पीकर्स थे। इटली की अगर हम बात करें तो इटली पूरा बना ही किस बेस पे है? इटालियन स्पीकिंग लोगों के उस पे बना हुआ है। जितने भी इटालियन स्पीकिंग टेरिटरीज थे, नेशंस, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो साथ में आए तो बन गया इटली। ऐसे ही हुआ जर्मनी के साथ में। तो कुछ देश जो हैं वो सिर्फ भाषा के आधार पे बनाए गए हैं, कुछ कल्चर के, कुछ रिलीजन के आधार पर बनाए गए हैं। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको ऐसी लगे जो हमें बांध सकती है तो उसी को क्या कहेंगे? नेशनलिज्म। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये पेट्रियोटिज़म की फीलिंग है,
टुवर्ड्स ओन कंट्री। जब आप अपनी कंट्री से देशभक्ति दिखाने लग जाएं, उसको प्यार करने लग जाएं, तो उसे भी क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। ठीक है, आपको एक करने के लिए एक कोई फैक्टर चाहिए, वो फैक्टर लैंग्वेज, हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर, कुछ भी हो सकता है। और इसी से जन्म होता है बेटा किसका? एक नेशन का। हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। कैसे? राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से। इकोनॉमी बोले तो आर्थिक, पैसा, एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो प्रशासन, और पॉलिटिकल बोले तो राजनीति। तो भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक काम तो अच्छा किया कि उन्होंने यूनिफाई कर दिया इंडियंस को एक सिंगल यूनिट में। कैसे? अब हम वो पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स ने बेटा एक यूनिफॉर्म सिस्टम को डेवलप किया, किसके? गवर्नेंस के। गवर्नेंस के एक यूनिफॉर्म सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ऑन पेपर लॉज वर एप्लीकेबल टू ऑल इक्वली। पेपर के ऊपर तो ऐसा था कि जितने भी लॉज, नियम, कानून बनाए जा रहे हैं वो सब के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। तो ये भी एक बाउंडिंग फैक्टर था जिसने हमें इंडियंस को बाउंड किया। पहला रीज़न क्या पढ़ा हम लोगों ने? ध्यान से सुनो कि यूनिफॉर्म सिस्टम आया गवर्नेंस का। किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स ने। कहाँ पर? इंडिया में। पेपर्स पे तो एक्चुअल में ऐसा लिखा ही था, और बहुत बहुत हद तक ऐसा था भी कि भाई जितने भी कानून होंगे वो सब पर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल। अब हम बेटा सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे कि जैसे जैसे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ चेंज होने लगी। बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए आने लग गए, बहुत सारे इंडियंस फैक्ट्री में काम करने लग गए। तो जो कास्ट और कम्युनिटी डिफरेंसेस थे वो थोड़े से कम हो गए, क्योंकि अब आपको एक ही बस, एक ही ट्रेन में बैठ के जाना है, एक ही फैक्ट्री में साथ काम करना है। ठीक है, सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चेंज हमारे इंडियन सोसाइटी में जो आया, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की देन है, कि भाई जो कास्टिज़म था वो थोड़ा सा कम हो गया, है ना। जो कम्युनिटी डिफरेंसेस थे वो कम हो गए, क्योंकि अब एक साथ आपको फैक्ट्री में काम करना है, एक ट्रेन में, एक बस में बैठ के जाना है ना, ट्रैवल साथ में करना है, काम साथ में करना है। सॉलिडारिटी और टुगेदरनेस बढ़ गई, कम्युनिटी डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस कम हो गए। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा सॉलिडारिटी का? एकजुटता, टुगेदरनेस, सब पास में इकट्ठे, है ना। तो कास्ट सिस्टम कम हुआ, कम्युनिटी डिफरेंसेस कम हुए, और सॉलिडारिटी, टुगेदरनेस डेवलप हुई। थर्ड पॉइंट, अब लोग एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि टेलीग्राफ आ गया था, रेलवे सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हो गया था। ठीक है, तो पीपल वर एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर फार मोर इजीली। बहुत दूर दूर तक जो व्यक्ति रहते थे अब उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि अब रेलवे का इन्वेंशन हो चुका था, टेलीग्राफ आ चुका था। और लोग इस बात को भी रियलाइज़ कर पाए कि ब्रिटिश रूल इंडिया में बहुत कुछ ख़राब कर रहा है, हमें बुरी तरीके से हार्म कर रहा है। पीपल ऑल्सो केम टू रियलाइज़ दैट ब्रिटिश रूल वर डूइंग मच हार्म। ये जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी, इसी से राइज़ होता है नेशनलिज्म का। हमारे इंडिया में नेशनलिज्म का राइज़ कैसे होता है बेटा? एंटी ब्रिटिश फीलिंग से। जब आप ब्रिटिशर्स को हेट करने लगे, उनकी पॉलिसीज़ को नापसंद करने लगे, उनके द्वारा किए गए गलत कामों को एक्नॉलेज करने लगे, तो आपको पता चल गया कि भैया अब हमें साथ में आना पड़ेगा। और साथ में आए तो किसका डेवलपमेंट हुआ? नेशनलिज्म का, है ना। एंटी ब्रिटिश फीलिंग से ही किसका राइज़ होता है बेटा? नेशनलिज्म का। क्लियर है? चले आगे। देखो कितना शानदार पोस्ट ऑफिस बनाया था कलकत्ता में अंग्रेजों ने। बेटा अब हम नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करेंगे, जो तो बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह हमारे काम आया, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। देखो जितने भी तुम फ्रीडम फाइटर्स को देखोगे, उसमें से 80% फ्रीडम फाइटर्स आपको ऐसे दिखेंगे, इवन कांग्रेस के मेंबर ऐसे दिखेंगे जो हाईली एजुकेटेड थे, जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को पढ़ा, उसे समझा और उसे एज अ टूल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यूज़ किया। तो मॉडर्न एजुकेशन का स्प्रेड हमारे लिए क्या साबित हुआ? वरदान। ठीक है, जैसे जैसे स्प्रेड हुआ एजुकेशन का,
नेशनलिस्ट फीलिंग का और ज़्यादा राइज हुआ। ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्यों पढ़ाना चाहते थे? सो दैट दे कैन गिव देम लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, क्लैरिकल जॉब्स वो हमें दे पाएँ। मतलब अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि यार हम तो हिंदी सीखने से रहे, इन्हें अंग्रेजी सिखा दो तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। जो लोअर पेइंग जॉब्स हैं उनके लिए कब तक हम ब्रिटिशर्स को इंडिया लाते रहेंगे? ठीक है, हम छोटी मोटी पोजीशंस इनको दे देंगे अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में। तो इस वजह से उन्होंने हमें पढ़ाना चालू किया। The Britishers wanted to educate Indians to enable them to take up lower administrative post under British government। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हमें दी जाएँ, इसलिए वे हमें पढ़ाना चाहते थे। उनका बिलीव था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है जब हम इंडियंस को दे देंगे तो इंडियंस ब्रिटिशर्स को इजीली समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और फिर वो ब्रिटिशर्स को गलत नहीं समझेंगे, ऐसे समझेंगे ये हम में से ही कोई हैं, और फिर ब्रिटिशर्स को ये सपोर्ट करने लग जाएंगे। इनका टेस्ट भी ब्रिटिश लाइन में डेवलप होगा। दे ऑल्सो बिलीव दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प इंडियंस अंडरस्टैंड वाई दे मस्ट सपोर्ट ब्रिटिश रूल। इनको अगर हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो इनको ये बात समझ में आएगी कि भाई हमें क्यों ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करना है। जो ब्रिटिश थे, द ब्रिटिश फेल्ट दैट एजुकेटेड इंडियंस वुड डिपेंड ऑन दैम फॉर जॉब्स। और उन्हें एक बात ये भी अच्छे से पता थी ब्रिटिशर्स को कि अगर ये ब्रिटिश एजुकेशन लेंगे तो इनकी डिपेंडेंस हम पर ही बढ़ जाएगी, है ना, कि भाई हम ही इन्हें जॉब दे, जब हम ही इन्हें जॉब देंगे, हम ही इन्हें सैलरी देंगे तो एक टाइप से लॉयल्टी भी डेवलप होगी और ये ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करने लग जाएंगे, ब्रिटिश रूल के सपोर्टर बन जाएंगे। इन्हें भी पता रहेगा भाई कि मैं अगर लॉयर हूँ तो मेरी जॉब जब तक ही है जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में है। मैं अगर ICS मतलब इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ तो मैं पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हूँ, क्योंकि मुझे तो नौकरी कौन दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने हमें क्यों पढ़ाया लिखाया समझ में आ गया, क्योंकि वो हमें लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पे बिठाना चाहते थे कि हम छोटी मोटी सैलरी में उनके लिए काम कर लें, हम ब्रिटिश एजुकेशन लेकर उनके सपोर्टर बन जाएं, उन्हें अपोज ना करें। अच्छा बेटा, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो। देखो, अंग्रेज हमें ब्रिटिश एजुकेशन देना चाहते थे कि हम उन्हें सपोर्ट करने लग जाएं, उनके लिए छोटा मोटा काम करके दे दें, पर हुआ इसका उल्टा। हमने जैसे इंग्लिश एजुकेशन ली, हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन को पढ़ा, अमेरिकन रिवोल्यूशन को पढ़ा, तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो सकता है, अमेरिकन रिवोल्यूशन हो सकता है, तो हम इंडिया में क्यों रिवोल्यूशन नहीं कर सकते? जब ये लोग हमें इक्वालिटी पढ़ा रहे हैं तो हमारी कंट्री में तो इक्वालिटी है ही नहीं, फ्रेटर्निटी है ही नहीं, लिबर्टी है ही नहीं, ये अंग्रेज हमें लिबर्टी क्यों नहीं देते? ऐसी सारी बातों के लिए हम किसको क्वेश्चन करने लगे? ब्रिटिशर्स को क्वेश्चन करने लग गए, भाई हमें भी लिबर्टी दो, हमें भी इक्वालिटी दो। तो जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। जैसे ही हमें वेस्टर्न एजुकेशन मिली, भारतीयों ने अपने अधिकारों के बारे में सीखा, हमने अपने राइट्स के बारे में बात करना चालू कर दिया। हम बहुत इम्प्रेस हुए फ्रीडम इक्वालिटी के आइडियाज़ से, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम हमें बहुत इम्प्रेस कर गया। ठीक है, जो बेस थे किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, वो किन आइडियाज़ पे हुआ? फ्रीडम और इक्वालिटी के। तो हमने भी अपने राइट्स के लिए खड़ा होना, अपने राइट्स के लिए बोलना चालू कर दिया। और फिर हमने क्रिटिसाइज़ किया किसको? गवर्नमेंट को, कि भाई आप हमारे राइट्स को सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे आपको करना नहीं चाहिए। तो आप हमें हमारे राइट्स दे रहे हैं, उन्हें सप्रेस कर रहे हैं, है ना, रॉब कर रहे हैं। बेटा, ये जो वर्ड सप्रेस करना है इसका मतलब होता है दमन करना, और ये जो रॉबिंग वर्ड है इसका मतलब होता है लूटना, लूटना, है ना। तो आप तो हमारे राइट्स को लूट रहे हो, उनका दमन कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो मतलब वो इंग्लिश एजुकेशन जिसके थ्रू वो हमें और ज़्यादा उनके टुवर्ड्स सपोर्टर बनाना चाहते थे, ये उल्टा पड़ गया। अब हम उनसे फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करने लगे, ठीक है, और कहने लगे कि भाई आप तो हमारे राइट्स को सप्रेस कर रहे हैं, गलत है ये। अच्छा, इंग्लिश एजुकेशन से एक और अच्छी बात हुई कि वो इंडियंस जो डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर्स थे, अगर नॉर्थ का व्यक्ति था तो साउथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, है ना, गुजराती आसमी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक अकेली लैंग्वेज इंग्लिश ने। हम एक लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री हैं, आज भी हमारी कंट्री में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है। तो हम लिंग्विस्टिकली तो डाइवर्स कंट्री हैं ही, अलग अलग भाषाएं हैं। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई जिसने पूरे इंडिया को कनेक्ट किया।
इंग्लिश ने यूनिफाई किया इंडिया को ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में रहने वाले लोग अब एक दूसरे से बात कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास एक कॉमन लैंग्वेज थी, इंग्लिश। इससे फर्दर हेल्प मिली एजुकेटेड इंडियंस को, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा नेशनलिस्ट बन पाए। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी बन पाए, है ना। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक बन पाए। तो हमारे इंडियंस इंग्लिश एजुकेशन लेने के बाद ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा नेशनलिस्ट बन पाए। बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रेस के रोल को। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उनका क्या रोल रहा। जो इंडियन प्रेस थी उनका एक पाइवोटल, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा नेशनल कॉन्शियसनेस को शेप करने में। ठीक है, अगर एक पार्ट में कोई इंडियन कुछ अच्छा सोचता अपनी कंट्री के लिए, अगर वो आइडिया प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू डिफरेंट इंडियंस के पास पहुंचता तो वो भी कनेक्टेड और कॉन्शियस फील करते टुवर्ड्स इंडिया। सो इंडियन प्रेस जो थी उनका एक पाइवोटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस को प्रॉपर्ली शेप किया। जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स थे वो इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज दोनों में ही प्रिंट होते थे। ठीक है, वर्नाकुलर बोले तो हमारी अपनी लोकल लैंग्वेजेस, गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सब भाषाओं में भी न्यूज़पेपर और जर्नल्स आने लग गए। इंग्लिश में तो आ ही रहे थे। इस तरीके से इंग्लिश और जो वर्नाकुलर प्रेस थी वो टूल बन गई इंडियंस के लिए, जिससे पब्लिक ओपिनियन को इंडियंस ने मोबिलाइज कराया। ब्रिटिशर्स जो गलत हमारे साथ कर रहे थे हम वो इंडियंस तक पहुंचा पाए। नेशनल बॉन्ड क्रिएट हो पाया प्रेस के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर आप केरल में बैठे हैं और आप ब्रिटिश पॉलिसी से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं कि एक एमपी का व्यक्ति या यूपी का व्यक्ति भी उसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो आपको एक कनेक्शन फील होगा ना कि भाई हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं तब भी हम ब्रिटिशर्स से एक जैसे ही परेशान हैं। मतलब जितनी परेशानी मुझे है उतनी ही एमपी में बैठे व्यक्ति को, उतनी ही कश्मीर में बैठे व्यक्ति को है। तो एक नेशनल बॉन्डिंग क्रिएट हुई। एंटी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस बाय एंटी इंडियन पॉलिसीज़। बेटा ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी एंटी इंडियन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। एंटी इंडियंस मतलब इंडियंस के खिलाफ बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए थे। कौन? ब्रिटिशर्स। इनको भी प्रेस ने रिपोर्ट किया और लोगों से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया। अर्ज करने का मतलब होता है लोगों से रिक्वेस्ट करना, आप सब साथ में आओ। ये जो हमारे इंडिया में रह के हमारे इंडियंस के टूवर्ड्स ही एंटी पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स, आप सब आओ, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फ़ाइट करेंगे। क्या कहा? आप सब आओ, टुगेदर हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम फाइट करेंगे। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। जो ब्रिटिशर्स थे उनको इस हॉस्टिलिटी के बारे में पता चलने लग गया था कि भाई ये लोग राइटिंग्स के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस, जर्नल्स के थ्रू हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने इस हॉस्टिलिटी को पहले ही सेंस कर लिया। बहुत सारी बुक्स को, बहुत सारे न्यूज़पेपर को बैन कर दिया कि अच्छा बुक्स के थ्रू नेशनलिज्म को स्प्रेड करोगे, न्यूज़पेपर के थ्रू नेशनलिज्म को स्प्रेड करोगे, एंटी ब्रिटिश बातें करोगे, चलो चुप हो जाओ। उसने बुक्स को, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया। बट इट डिड नॉट डिटर द इंडियंस फ्रॉम जॉइनिंग हैंड्स इन सॉलिडारिटी। पर ये भारतीयों को एकजुट होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने न्यूज़पेपर को बैन किया, बुक्स को बैन किया, तो भी क्या हुआ? हम इंडियंस तो एकजुट हुए। बट इट नॉट डिटर द इंडियंस फ्रॉम जॉइनिंग हैंड्स इन सॉलिडारिटी। हम सब ने एकजुटता में अपने हाथों को जोड़ा और उनके बुक बैन करने या न्यूज़पेपर बैन करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेटा अब हमारे बहुत सारे ऐसे ऑथर्स और ऐसे स्कॉलर्स होंगे जिनके काम को पूरे इंडिया ने सराहा। हम जो इंडियंस थे उस टाइम ने, अगर हम इनके आर्टिकल्स को, इनके एसेस को, इनके रिगार्ड्स में जो न्यूज़ आई उसको पढ़ा तो हम बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए। हमें लगने लगा नहीं यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हुए, स्कॉलर्स हुए जिन्होंने मूव किया हर इंडियंस को। ठीक है, जिनका इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया पे रहा। कौन कौन थे वो? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा जाता है। तो बेटा बहुत सारे ऑथर्स और स्कॉलर्स ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग्स ने हमें मूव किया, हर इंडियंस को कनेक्टेड फील कराया। पहले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरे रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरे सुब्रमण्यम भारती। ये वो हैं जिन्होंने हमारे नेशनल सॉन्ग को लिखा है, ये वो हैं जिन्होंने हमारे नेशनल एंथम को लिखा है। सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरीशचंद्र, ये कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिनकी राइटिंग्स को आप कभी भूल नहीं सकते। नेशनल स्ट्रगल में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। कौन कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी,
या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है वंदे मातरम। नेशनल एंथम के राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। देन सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। द कॉर्पस ऑफ नेशनल लिटरेचर in the form of fiction, poetry, essay helped awaken people to the nationalist। देखो बेटा, ये जो इन नेशनलिस्ट लिटरेचर तैयार हो रहा था, फिक्शन लिखे जा रहे थे, पोइट्री लिखी जा रही थी, ऐसे लिखे जा रहे थे, इन सब ने जगाया, अवेकन किया किसको? नेशनलिस्ट को। आओ और कुछ करो, ठीक है। इमेजेस एक बार आप देख लें तो ये हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर और ये हैं लॉर्ड लिटियंस, जिनके रिगार्ड्स में भी हम पढ़ेंगे। बेटा अब हम इमीडिएट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड लिटियन जब इंडिया आए तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जो इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। चुन चुन के लॉर्ड लिटियंस ने ऐसे काम किए कि जो कॉमन पीपल था वो डिसलाइक करने लग गया किसको? लॉर्ड लिटियंस को। इन्होंने ब्रिटिश गुड्स के ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हटा लिया। बेटा ऐसा होता है कि जब हमारी इंडिया में किसी भी कंट्री का गुड आता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बेटा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे क्या हो, हमारे इंडियन गुड्स को सेफ्टी मिल जाए। मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के हम उस गुड को थोड़ा सा महंगा कर दें, जिससे हमारे इंडियन मार्केट में वो गुड तो बिके पर हमारा इंडियन गुड भी बिक पाए। तो जो लॉर्ड लिटियंस थे उन्होंने इस इम्पोर्ट ड्यूटी को ही ब्रिटिश गुड्स के ऊपर से रिमूव कर लिया। अब क्या हुआ बेटा? ब्रिटेन से बना हुआ मशीन मेड गुड इंडिया में फ्लड करने लगा और हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, वो सस्ता भी था। इस वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह कोलैप्स कर गई। पहला काम जो लॉर्ड लिटियन ने किया, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो ये था कि उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को ब्रिटिश गुड्स के ऊपर से रिमूव कर दिया, हटा दिया, जिससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह डिक्लाइन हो गई। इवन उसने इंडिया के रिसोर्सेज को भी यूज़ किया टू पे फॉर द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अगेंस्ट में जो वॉर लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसने इंडियन रिसोर्सेज का यूज़ किया वो वॉर को लड़ने के लिए। हमारे रिसोर्सेज को लॉर्ड लिटियन ने कहाँ पर यूज़ किया? उस वॉर में जो पाकिस्तान में चल रहा था, है ना। तो ब्रिटिशर्स को हमारे रिसोर्सेज को वहाँ यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? हम तो सीधे उस वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं थे। आप इन्वॉल्व हो ब्रिटिशर्स एज अ ब्रिटिशर्स, तो आप अपने रिसोर्सेज, ब्रिटेन के रिसोर्सेज को यूज़ करो। पर ऐसा अब बेटा हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 1877 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था जिससे लोगों की डेथ हो रही थी। तो बेटा ब्रिटिशर्स को उस टाइम में उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी जो उस फेमाइन से मर रहे थे, भुखमरी से मर रहे थे, उस अकाल से जो प्रभावित थे। पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट लेविश इम्पीरियल दरबार को सजाने में लगाया, जबकि उस पैसे से ये था इंडिया का ही, इंडियंस की हेल्प के लिए यूज़ कर लेते। वो लोग जो फेमाइन से मर रहे थे उनको खाने पीने के लिए कुछ दे देते, पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। A large amount of money which could have been spent on helping those affected by famine in 1877 used to hold a lavish imperial दरबार, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उस पैसे से आपने जो इम्पीरियल दरबार सजाया, बेटर था इतने पैसे में आप उन लोगों की हेल्प कर देते जो फेमाइन से मारे जा रहे थे। ये है बेटा वो इम्पीरियल दरबार जिसको सजाया गया, कहाँ पर? दिल्ली में, क्वीन को वेलकम करने के लिए। इससे बेटर होता कि ये उन लोगों की हेल्प कर देते जो फेमाइन से मर रहे थे। बहुत सारा पैसा लगा था इस इम्पीरियल दरबार को सजाने में। कब सजाया गया? ये 1877 में। किसको वेलकम करने के लिए? क्वीन को वेलकम करने के लिए। कहाँ सजाया गया ये ग्रैंड दरबार, लेविश दरबार? दिल्ली में। जबकि हमारे लोग बहुत सारे मर गए थे बेटा भूख से। फिर लेकर आए ये लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया? 1878 में, जिसने वर्नाकुलर प्रेस की एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उनसे कहा गया आप वही कुछ पब्लिश करेंगे जो हमें पसंद हो। इट मीन्स अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में आप न्यूज़पेपर एजेंसी के मालिक हो, न्यूज़पेपर प्रिंट करते हो, तो आपके ऊपर अब सेंसरशिप लगा दी गई है। आप वही मटेरियल प्रिंट करेंगे जो ब्रिटिशर्स को पसंद आएगा। आप एंटी ब्रिटिश, एंटी ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं लिख पाओगे, और अगर आपने लिखा तो आपकी प्रॉपर्टी पूरी सीज कर ली जाएगी, कन्फिस्केट कर ली जाएगी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया, जिसने वर्नाकुलर प्रेस, लोकल लैंग्वेजेस की जो प्रेस थी उनकी फंक्शनिंग को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट किया। कहा इंडियन प्रेस से कि आपको एंटी ब्रिटिश कुछ भी पब्लिश नहीं करना है। अगर हमें ऐसा कुछ लगा कि आपने कुछ एंटी ब्रिटिश पब्लिश किया तो फिर
देखना हम क्या करते हैं। फॉर इट्स ड्रैकोनियन नेचर दिस एक्ट केम टू बी कॉल्ड एज गैगिंग एक्ट। इसका इतना ड्रैकोनियन नेचर था, कैसे कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ लिख नहीं सकते, अगर लिखोगे तो आपकी प्रेस को हम कन्फिस्केट कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को हम सीज कर लेंगे। इसी को क्या कहा गया, ड्रैकोनियन, दुष्ट एक्ट कहा गया, और इसका एक अलग से नाम रख दिया गया गैगिंग एक्ट। बेटा ड्रैकोनियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्श, एक्सेसिवली हार्श, और गैगिंग का मतलब, गैग करने का मतलब होता है किसी को इस तरीके से रखना कि वो मुंह से कुछ बोल ही ना पाए, मतलब उसका मुंह बंद कर देना। तो क्योंकि ये बहुत ही एक्सेसिवली हार्श था, इसका ये ड्रैकोनियन नेचर का था, इसीलिए इसका नाम गैगिंग एक्ट रखा गया। गैगिंग एक्ट मतलब वो एक्ट जो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में। किसके लिए आया, लोकल या वर्नाकुलर प्रेसेस के लिए आया, जिसमें इनसे कहा गया कि आपको कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं लिखना, अगर लिखोगी तो आपकी प्रॉपर्टी हमारी, आपके प्रिंटिंग करने के राइट्स हम छीन लेंगे। फिर आया आर्म्स एक्ट, कब आया, 1878 में। इसने कहा कि कोई भी इंडियन आर्म्स को पजेस नहीं करेगा, मतलब आप किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अपने साथ आर्म्स मतलब वेपन्स को नहीं रखेंगे। यूरोपियंस डिड नॉट हैव एनी सच रिस्ट्रिक्शंस। यूरोपियन चाहे तो अपने साथ में पिस्टल रख ले, उसे कोई इशू नहीं है, पर बीइंग एन इंडियन आपको अपने साथ कोई भी वेपन, कोई भी हथियार नहीं रखना है। तो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोनों ही 1878 में आए। दोनों ही बहुत ड्रैकोनियन थे, क्योंकि अंग्रेजों को तो कहते थे कि भाई तुम चलो, तुम रख लो हथियार, हमारे इंडियंस को मना कर दिया जाता था। दिस एक्ट डिड नॉट गो डाउन वेल विथ इंडियंस, और ये एक्ट भी इंडियंस के साथ में बहुत अच्छे से नहीं काम किया। बेटा इल्बर्ट कंट्रोवर्सी से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।